हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि टैरिल में क्या करना चाहिए आफ्टर 60% क्रैश। देखिए, ये समझने के लिए सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि सेक्टर आज के टाइम पे कैसा है ट्रांसफार्मर वाला। और अगर सेक्टर अच्छा है तो कंपनी उसमें कैसा कर रही है, दैट इज टैरिल है, उनका क्या अपडेट है, उनका क्या आउटलुक है, वो क्या बोल रहे हैं सेक्टर के बारे में, हमें ये समझना पड़ेगा। देन फर्दर अगर मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है तो मैनेजमेंट किस बेसिस पे कॉन्फिडेंट है, हमें यह समझना पड़ेगा। और जो मैनेजमेंट बोल रही है क्या वो सही है कि नहीं, हमें अपने एनालिसिस से निकालना पड़ेगा। देन हम लास्ट में क्या करेंगे, मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया है हम लोग उसे जाके देखेंगे एंड देन बेस्ड ऑन दैट हम लोग अपना फ्यूचर कैलकुलेशन करेंगे, ताकि हमें समझ में आए कि एक्चुअली में कंपनी में पैसा बन भी सकता है कि नहीं, क्या कंपनी सस्ते वैल्यूएशन पे है या महंगे वैल्यूएशन पे है, क्या कंपनी का पेग रेशियो बहुत हाई बनता है या लो बनता है। और फाइनली हम लोग बेस्ड ऑन दीज नंबर्स हम अपना डिसीजन लेंगे कि हमें क्या करना सही लगता है आज के सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, मैं आज के सिचुएशन के हिसाब से बोल रहा हूं। तो सबसे पहले मैं शॉर्ट में आपको कुछ कुछ कंपनी के बारे में बता देता हूं। सबसे पहला बात, कंपनी क्या बनाती है। कंपनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ट्रांसफॉर्मर्स बनाती है, जैसे पावर ट्रांसफॉर्मर्स हो गया, फर्नेस ट्रांसफॉर्मर हो गया, रेक्टिफायर हो गया, देन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स एंड सबसे इंपॉर्टेंट स्पेशलिटी ट्रांसफॉर्मर्स। ये हाई मार्जिन है और ये ग्रोइंग सेगमेंट है। जैसे सोलर में जो भी पैनल वगैरह लग रहा है वहां पे डिमांड आएगा, ग्रीन हाइड्रोजन से आएगा एंड ग्रीन हाइड्रोजन इज एक्सपोनेंशियल ग्रो होने वाला सेक्टर है। तो ध्यान दीजिएगा, गोइंग फॉरवर्ड इनका स्पेशलिटी ट्रांसफार्मर वाला सेगमेंट बढ़ता है कि नहीं। इफ इससे ऑर्डर आना बढ़ेगा दैट मीन्स कंपनी का आउटलुक डे बाय डे इंप्रूव होता जाएगा। और कंपनी ने ये बोला है ये ग्रोइंग सेगमेंट है हमारा, तो ध्यान दीजिएगा, इसे स्पेशली ट्रैक कीजिएगा, स्पेशलिटी ट्रांसफार्मर को। हाई मार्जिन सेगमेंट है। अब हम आते हैं, समझते हैं कि सेक्टर कैसा है। ठीक है, ये सब मैं एक्चुअली में कॉन कॉल्स वगैरह से डिराइव किया हूं डेटा, और मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा डिटेल में। तो मैनेजमेंट का क्या बोलना है कि साइकिल इज सुपर बुलिश। इंडिया के बाहर लगभग 6 से 7% के रेट से ग्रो हो रहा है ईयर ऑन ईयर, पर इंडिया में ग्रोइंग एट 15%। और की डिमांड ड्राइवर्स क्या क्या है, रिन्यूएबल हो गया, ठीक है, देन ईवी चार्जिंग, ग्रीन हाइड्रोजन, डेटा सेंटर्स, देन एचवीडीसी अपॉर्चुनिटी, हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट इसका फुल फॉर्म होता है। ये एक बहुत नीच सेगमेंट होता है, सबके पास इसका अप्रूवल नहीं होता है। और ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स कंपनी वन ऑफ दोज कंपनी है जिनको ब्रेक थ्रू मिला है एचडीवीसी में। तो ये अच्छा चीज है कंपनी के लिए, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो यहां से हमें क्या पता चला, वर्ल्ड वाइड ट्रांसफॉर्मर में ग्रोथ कम नहीं हुआ है ट्रांसफॉर्मर सेगमेंट में, और इंडिया में तो उसका रेट और भी ज्यादा है, 15% के आसपास से ग्रो करेगी। एंड कंपनी दैट इज टैरिल के मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंस है कि वो अच्छा डिलीवर कर सकते हैं। और हम आगे देखेंगे कि मैनेजमेंट बस बोल रही है कि उसके पीछे बेसिस भी है कुछ, कि किसी चीज के दम पे बोलना चाहिए ना कि हाँ हम ऐसा कर लेंगे। तो नेक्स्ट है कैपेक्स एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन। देखिए, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। कोई भी कंपनी का आपको समझना ना ग्रोथ है कि नहीं है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो कैपेक्स कर रही है कि नहीं, स्पेशली ऐसी कंपनी। क्योंकि क्या है, ये कुछ ट्रांसफॉर्मर्स बनाने का पहले कैपेसिटी बिल्ड करेंगे, ठीक है। ग्रोथ कैसे आएगा, जब ये नया कैपेसिटी बिल्ड करते जाएंगे तभी तो ग्रोथ आएगा ना। तो ये नया कैपेसिटी बना रहे हैं, उसके अलावा ये बैकवर्ड इंटीग्रेट भी कर रहे हैं। और ये लगभग 550 करोड़ का कैपेक्स कर रहे हैं। और वो कहां से आ रहा है, वो ये क्यूआईपी उन्होंने किया था, ठीक है, आई थिंक 2024 में सितंबर या अक्टूबर के अराउंड 600 प्राइस पे, ठीक है। और वहां से इनको पैसा आया जो कि ये कैपेक्स में लगा रहे हैं और बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रहे हैं। एक बात मैं बता दूं, ये कंपनी आज के टाइम पे अपने क्यूआईपी प्रो प्राइस से भी 50% नीचे है, ठीक है। तो कंपनी का वैल्यूएशन उस हिसाब से भी सस्ता लगता है। देन बैकवर्ड इंटीग्रेशन से क्या फायदा होगा कंपनी को, बैकवर्ड इंटीग्रेशन से कंपनी का इबिट्टा मार्जिन 2 से 2.5% बढ़ेगा FY27 से। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं, बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि अपना जो रॉ मटेरियल है कंपनी का, ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनी का रॉ मटेरियल क्या होगा,
वही स्टील होगा, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट होगा ट्रांसफॉर्मर्स का, ठीक है। तो ये कंपनी अपना रॉ मटेरियल अब खुद बनाएगी, बाहर से नहीं खरीदेगी। इससे क्या होगा, उनके कंट्रोल में बहुत चीज आ जाएगा, ठीक है। वो अपना जो डिमांड है उसको पूरा कर सकेंगे। मान लीजिए कंज्यूमर ने उसको कुछ डिमांड दिया कि मेरे लिए इतना ट्रांसफार्मर तुम बना के दो, लेकिन अगर उसको कहीं और से रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना पड़ेगा तो उसको महंगा पड़ेगा। क्या हुआ, डिपेंडेंसी भी हो जाएगा किसी और से पे, तो प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर वो खुद बैकवर्ड इंटीग्रेट कर लेंगे तो अपना चीज उनके खुद के कंट्रोल में है, दाम ऊपर नीचे जाने से उनको फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा मूव है, कंपनी को इससे फायदा हो सकता है फ्यूचर में। और इनका इबिटा मार्जिन फ्यूचर में एक्सपैंड करने वाला है 2 से 2.5% बाय FY27। ये चीज ध्यान दीजिएगा। आई थिंक ये ज्यादा भी हो सकता है। वी नीड टू कंफर्म फ्रॉम मैनेजमेंट, ठीक है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन में कंपनी 3 सामान बनाएंगे, ठीक है। 3 चीज खुद से बनाएंगे। पहला है CRGO स्टील प्रोसेसिंग। ये क्या होता है समझिए, ये समझ लीजिए तो ट्रांसफार्मर का दिल होता है, कोड होता है ट्रांसफार्मर का, ठीक है। और ये अकेला रॉ मटेरियल का दाम 30 से 35% होता है ट्रांसफार्मर का, 33 to 35%। देन कॉपर CTC, आप समझ लीजिए ये जो सामान है इसका काम पड़ता है ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए। एंड थर्ड है RIP बुशिंग, ये और कुछ नहीं, ट्रांसफार्मर के सेफ्टी के लिए होता है। और इसका जो प्लांट है लगभग जून 2026 से आपको इनका एक्टिव हो जाएगा। आज के टाइम पे ये इंपोर्ट डिपेंडेंस है, बाहर से मंगवाते हैं, तो खुद अगर बनाएंगे तो इनका सप्लाई चेन सब बहुत अच्छा हो जाएगा। अपना हाथ में कंट्रोल रहे तो अच्छा रहता है, आप ये बात समझिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सप्लाई डिलेज वगैरह भी बचेगा, दे कैन डिलीवर फास्टर। कैपेसिटी एक्सपेंशन, हाँ ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। अगर कंपनी अपना कैपेसिटी एक्सपैंड करेगी तभी तो ये अपने रेवेन्यू को एक्सपैंड कर पाएंगे। तो आप यहां से 2 चीज समझिए, कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेट भी कर रही है, कैपेसिटी को भी एक्सपैंड कर रही है। तो कंपनी को टॉप लाइन भी ग्रोथ होगा कंपनी का, दैट इज रेवेन्यू भी ग्रोथ होगा, और बैकवर्ड इंटीग्रेशन की वजह से मार्जिन भी मिलेगा। एग्जांपल बताता हूं, ठीक है। एक और चीज समझ लीजिए, इस सामान का अगर दाम 30 से 35% है ट्रांसफार्मर का रॉ मटेरियल का, तो जो कंपनी से ये खरीदते होंगे वो कम से कम 10% तो इबिटा लेते होंगे ना। तो 30% का 10% 3% हुआ, तो कंपनी इतना पैसा आप खुद के पास रखेगी। आप समझिए कितना बड़ा एडवांटेज है ये। इसीलिए मैं बोलता हूं कि मुझे लगता है इनका मार्जिन और भी ज्यादा बढ़ सकता है। तो कंपनी अपने कैपेसिटी को लगभग 2x करेगी, 40,000 MVA से ले जाके इसे 75,000 MVA तक करेगी। मोरैया प्लांट है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर, ये भी एक नीश सेगमेंट है, ये आप समझ लीजिए। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि इनका फंडिंग पैसा कहां से आएगा, उसका QIP से। तो अच्छा बात क्या है, ये बोरोइंग नहीं ले रहे हैं अपने कैपेक्स करने के लिए, कर्जा नहीं उठा रहे हैं अपने कैपेक्स करने के लिए। तो इट इज अ गुड थिंग, एक्चुअली वेरी वेरी गुड थिंग। करंट यूटिलाइजेशन क्या है इनका, करंट यूटिलाइजेशन लगभग आपको 60-70% के आसपास है आज के टाइम पे, और उनका टारगेट है कि 75% करेंगे बाय FY27 एंड, और उसको 80 to 85% ले जाएंगे FY27 में। अब हम ऑर्डर बुक और ऑर्डर पाइपलाइन पे बात कर लेते हैं। आज के टाइम पे कंपनी के पास लगभग 5,450 करोड़ का ऑर्डर है। कंपनी का बोलना है कि 16,500 करोड़ का पाइपलाइन है हमारे पास। Q3 में हमारे पास 665 करोड़ का ऑर्डर आया है, और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि Q4 विल बी वेरी वेरी स्ट्रांग, ठीक है। देखिए मैनेजमेंट का क्या बोल रहा है, हम 2,600 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे, ठीक है। उस हिसाब से कंपनी को कम से कम 800 से 850 करोड़ Q4 में रेवेन्यू करना पड़ेगा। कंपनी का ऑर्डर बुक कितना है, 5,450, उसमें से आप 600 घटा दो तो 4,800 बनता है लगभग, ठीक है। 4,600-700 बनता है वो। तो कंपनी क्या बोल रही है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं FY26 को 8,000 ऑर्डर बुक से क्लोज करना। डेट जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लास्ट क्वार्टर में उनको कम से कम 3,200 करोड़ से 3,400 करोड़ का ऑर्डर आएगा। सिंपल भाषा में समझिए, क्यों, क्योंकि 5,400 करोड़ में से ये एग्जीक्यूट कर देंगे 800 करोड़ के आसपास का, तो बचेगा 4,600, एंड 8,000 में से आप 46,000 को माइनस कर दो तो बचता है 3,400।
तो आपको देखना पड़ेगा कि जो मैनेजमेंट बोल रही है वो एग्जीक्यूट कर रही है कि नहीं। क्या लास्ट क्वार्टर में इनको 3400 करोड़ का ऑर्डर मिलता है कि नहीं। मैनेजमेंट का बोलना है कि यस हमें मिलेगा 3400 करोड़ का ऑर्डर, दे आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, ये मुझे कौन कॉल से लगा, और ये बोलते हैं कि हमारा मेनली ऑर्डर Q4 में ही आता है। ये बात आप समझ लो। देन इनका गोल है, और एक बात और इन्होंने बोला था कि हम 18 महीने से ज्यादा वाला ऑर्डर नहीं ले रहे। दैट इज इनका बोलना था कि कोई भी ऑर्डर अगर ऐसा है कि जिसका डिलीवरी 18 महीने के बाद हो तो अवॉइड कर रहे हैं आज के टाइम पे। ये मेन वजह है कि थोड़ा इनका ऑर्डर पाइपलाइन ज्यादा जल्दी फास्ट बिल्ड नहीं हो पा रहा है, फिर भी ये बुलिश है उसको लेके। अब हम इनका फ्यूचर आउटलुक वगैरह देखते हैं। तो मैनेजमेंट का क्या बोलना है, 2600 करोड़ का हम लोग रेवेन्यू हिट करेंगे FY26 में। अराउंड 16% एबिटा मार्जिन हमारा होगा ओवरऑल। ठीक है, उस हिसाब से कंपनी को 850 करोड़ के आसपास करना है Q4 में, ये बात का आप ध्यान दीजिएगा। एंड Q4 में 3400 करोड़ के आसपास इनको ऑर्डर बुक मिलना चाहिए, ट्रैक कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक है। देन लॉन्ग टर्म गाइडेंस क्या है, $1 बिलियन का ये लोग, दैट इज समथिंग अराउंड 8000 से 8005 करोड़ तक इनका रेवेन्यू आएगा बाय FY28 to 29। ठीक है, ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। एक्चुअली इसको अभी हम लोग यूज करेंगे फॉरवर्ड कैलकुलेशन में। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि मैनेजमेंट क्यों कॉन्फिडेंट है कि वो ये टारगेट अचीव कर लेंगे। ठीक है, तो उसका सबसे पहला रीजन है कि मैनेजमेंट जो है कैपेसिटी अपना एक्सपैंड कर रही है, एंड जब वो फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट करेंगे तो समथिंग अराउंड दैट रेवेन्यू वो हिट कर सकते हैं आराम से। और उनको मार्जिन एक्सपेंशन भी मिलेगा क्योंकि वो बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रहे हैं, और उन्होंने अपना मार्जिन को भी बढ़ाया है 2 से 2.5%। जब ये फुल्ली इंटीग्रेट हो जाएंगे, दैट इज बैकवर्ड इंटीग्रेट हो जाएंगे, तो इनका मार्जिन भी बढ़ेगा। देन एक्सपोर्ट मार्केट, कंपनी एक्सपोर्ट मार्केट में भी अपना ढूंढ रही है क्योंकि ग्लोबल भी बहुत शॉर्टेज है ट्रांसफार्मर का, तो मैनेजमेंट उसका फायदा उठाना चाह रही है। अब लास्टली हम लोग वर्ल्ड बैंक वाला जो इशू है ना उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैनेजमेंट का कहना क्या है कि हमारा एक प्रोजेक्ट था नाइजीरिया में जो कि 2022 में कंप्लीट हो गया था, उसकी वजह से हमारा वर्ल्ड बैंक इंक्वायरी हुआ, लेकिन उन्होंने ये बोला कि देयर इज नो डिबारमेंट एज ऑफ नो, और उन्होंने जवाब दे दिया है और ये 2-3 वीक में रिजॉल्व हो जाएगा। इस कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने ऐसा ही बोला है, और उन्होंने ये भी बोला कि हमारा वर्ल्ड बैंक से 0 ऑर्डर है, तो टेंशन का बात नहीं है, विच मेक्स लॉजिक। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं लग रहा है इस हिसाब से मुझे यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा फॉरवर्ड कैलकुलेट करते हैं बेस्ड ऑन मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है उसके हिसाब से। देखिए मैं 2 कैलकुलेट करूंगा यहाँ पे, FY28 में अगर ये टारगेट अचीव कर लेते हैं या फिर ये FY29 में टारगेट अचीव करते हैं, तो दोनों ही सिचुएशन में कंपनी का वैल्यूएशन कैसा दिखता है। ठीक है, तो रेवेन्यू ये करेंगे 8000 करोड़ के आसपास का, तो इबिटा कितना बनेगा 1440 करोड़। क्यों, क्योंकि ये 2 से 2.5% अपना मार्जिन बढ़ा सकते हैं आराम से। मैंने बस 2% लिया हुआ है। FY26 में इनका गाइडेंस है 16% एबिटा मार्जिन का, और ये टारगेट दे रहे हैं कि अपने मार्जिन को ये 2 से 2.5% बढ़ाएंगे। दे कैन इंक्रीज मोर ऑल्सो, पर बीइंग कंजर्वेटिव मुझे लगता है उन्होंने बोला है कि 2 से 2.5%, लेकिन हम अपना कैलकुलेशन सिर्फ 2% बढ़ा के करेंगे क्योंकि हमें देखना है कम से कम वो कितना करेंगे। तो एबिटा वो करेंगे 1440 करोड़ का। अदर इनकम 15 करोड़ के आसपास मैंने ले लिया है, ये डेटा मैं यहां से उठाया हूं, आप समझ सकते हो। तो क्वार्टरली अदर इनकम का मैंने एनालिसिस किया, तो मुझे लगा कि बेटर रहेगा मैं ईयरली 15 करोड़ ले लूं, क्योंकि गारंटी नहीं होता है अदर इनकम का। तो मेरा टारगेट है कम से कम प्रॉफिट कैलकुलेट करना, कम से कम देखना कि कंपनी कितना कर सकती है। और डिप्रिसिएशन समथिंग अराउंड 40 करोड़, सेम लॉजिक यूज किया मैंने। इंटरेस्ट सेम 35 करोड़ का, क्योंकि कंपनी ने कर्ज तो लिया नहीं है, QIP फंड से ये कर रहे हैं। तो उस हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स बनेगा 1380 करोड़ का FY28-29 के आसपास। पैट बनेगा 1035 करोड़ का, और पैट TTM है 274 करोड़। पैट TTM क्या हुआ, पैट TTM ये नंबर हुआ, दैट इज लास्ट 4 क्वार्टर में कितना पैट कंपनी ने किया है। क्योंकि हमें यह देखना है कि आज के टाइम से कंपनी किस CAGR से ग्रोथ कर सकती है। आज के टाइम से हमें मतलब नहीं FY25 के स्टार्ट से, क्योंकि हम आज से देखेंगे क्या ग्रोथ ये दिखा सकते हैं। ठीक है, तो
उस हिसाब से कंपनी का पैट जंप आएगा 3.8x के आसपास, विच इज एक्चुअली वेरी वेरी गुड। और एक्चुअली में ये इससे भी ज्यादा हो सकता है क्योंकि दे कैन हैव बेटर मार्जिन्स, उनका अदर इनकम ज्यादा हो सकता है। फिर भी हमने मिनिमम कैलकुलेट किया है, ये बात आप ध्यान रखिए। तो उस हिसाब से कंपनी का CAGR बनता है 80% के आसपास का। अगर ये टारगेट ये FY28 में डिलीवर कर देते हैं तो, नहीं अगर ये करेंगे इसको FY29 में डिलीवर, तो उस हिसाब से इनका CAGR बनता है 50% के आसपास का। तो क्या दोनों ही CAGR खराब है? नहीं, बिल्कुल भी खराब नहीं है, बहुत ही अच्छा CAGR है। ये सेक्टर आज के टाइम पे ग्रोइंग है, पावर का डिमांड डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कुछ होने वाला है खराब। एक बात और बता दूं, इनके QIP में अच्छे अच्छे फंड हाउसेज ने पार्टिसिपेट किया था, आप जाके चेक कर सकते हो। और मैं आपको एक बात बता दूं, कंपनी का पीई कितना है आज के टाइम पे? सिर्फ और सिर्फ 30 के पीई पे कंपनी अवेलेबल है। इस हिसाब से कंपनी का पिग रेशियो बनता है 0.375। अगर ये अपना टारगेट FY28 में डिलीवर करते हैं, अगर ये FY29 में करेंगे तो 0.6 बनेगा। लेट्स एज्यूम कि ये 29 में ही डिलीवर करे, ठीक है, फिर भी क्या 50% का CAGR कम है? नहीं है, बहुत ही अच्छा है। एंड 0.6 का पे कम है? नहीं, अच्छा है। तो आप लोग बोलोगे क्रैश क्यों आया? बात यह है, कंपनी का वैल्यूएशन था महंगा, ठीक है। और जब कंपनी का वैल्यूएशन महंगा होता है तो उसको एक बहाना चाहिए होता है क्रैश होने के लिए, और ये वर्ल्ड बैंक वाला न्यूज से उन्हें बहाना मिल गया क्रैश करवाने के लिए। लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट भी उतना अच्छा नहीं था, तो सब एक के बाद क्या हुआ ना, कैस्केडिंग इफेक्ट हो गया, तो ये क्रैश किया। अब आप उम्मीद नहीं कर सकते हो ऐसे सेक्टर की कंपनी को कि वो कितना पी था इनका, लगभग मुझे लगता है कि 70-80 के आसपास का इनका पी था जब ये क्रैश करना शुरू की थी। तो इतने हाई पी पे ये लोग ज्यादा टाइम तक ट्रेड करेंगे आपको, तो ये क्रैश आपको आना ही था। ये मैक्सिमम कंपनी में आएगा जो इतना वैल्यूएशन पे ट्रेड करेगा, एक बैड न्यूज और उनका 40-50% मार्केट वैल्यू ले लेगा, ये बात आप समझ लो। इसीलिए हाई पी स्टॉक में कभी भी उनका पेग रेशियो देखे बिना मत जाओ। सिर्फ पी रेशियो देख के, सिर्फ ग्रोथ देख के नहीं जाना है, आपको वैल्यूएशन करना है फॉरवर्ड का, ठीक है। तो ये रहा यहां पे। अब मैं बताता हूं कि आगे क्या हो सकता है। देखिए, अगर आप इस शेयर में ऑलरेडी बने हुए हो तो 60% क्रैश ऑलरेडी आप झेल चुके हो, चांसेस बहुत कम है कि यहां से और क्रैश आए। ऐसा हो सकता है कि इसी प्राइस पे आपको रख के इसे कुछ दिन, जैसे आप देख रहे होंगे, आई थिंक 2 महीना हो चुका है, और 6-7 महीना ऐसे ऐसे कराया जाए, कंसोलिडेट कराया जाए, और उसके बाद क्या होगा, कुछ बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलने लगेंगे, रिजल्ट अच्छा आने लगेगा, तो कंपनी का प्राइस को वापस से ऑल टाइम हाई पे लेके जाया जाए, ठीक है। आप अगर भी से रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आई डोंट नो कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, मुझे नहीं पता, वो तो किसी को नहीं पता, लेकिन कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। आप वर्स्ट केस लेके ये चलो कि ऐसा हो सकता है कि 6-7 महीने तक कंपनी जिग-जैग करते रहे सेम प्राइस रेंज में, उसके बाद जब ऑर्डर इनफ्लो सब अच्छा आना शुरू हो तब ये वापस से रिवर्सल मार ले। दूसरा केस मुझे क्या लगता है कि इन्होंने बोला है Q4 में इनको बढ़िया ऑर्डर मिलेगा, 8,000 करोड़ के आसपास ये क्लोज करेंगे। उस हिसाब से इनको इस अगले 2-3 महीने में ठीक ठाक ऑर्डर मिलने वाला है, और जब ऑर्डर का न्यूज आता जाएगा, प्रेस रिलीज आता जाएगा, और हाँ, मार्केट भी सपोर्ट करना चाहिए। मार्केट आज के टाइम पे खराब है, ठीक है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। तो अगर इनको ऑर्डर वगैरह मिलते जाएगा धीरे धीरे तो धीरे धीरे शेयर प्राइस भी रिकवरी करता जाएगा, बशर्ते मार्केट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अब मैं फाइनली कंक्लूड कर देता हूं। देखिए, आज के टाइम पे कंपनी बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे है, ग्रोथ बहुत ही अच्छा है, बेचने का तो प्राइस ये बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा वेट किया जा सकता है। देखिए कैसे कैसे डेवलपमेंट होता है। अगर Q4 में इनको 3000 प्लस का ऑर्डर मिला तो रहना है, नहीं तो फिर आप अपना डिसीजन को रीइवैल्यूएट कर सकते हो। इसका मतलब क्या है कि मैनेजमेंट जो बोलेगी वो नहीं करेगी, आपको देखना है कि मैनेजमेंट डिलीवर कर रही है कि नहीं। अगर मैनेजमेंट डिलीवर कर रही है देन इट्स गुड, कंपनी का मैनेजमेंट मुझे तो अच्छा लगता है, ठीक है। आपको ध्यान देना पड़ेगा, ट्रैक करो बिजनेस को, ऑर्डर बुक ट्रैक करो, दैट्स ऑल, एवरीथिंग विल बी डन। देखते हैं आगे क्या होता है। एक बात और मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, कुछ दिन पहले इनका डील वगैरह हुआ था। अगर बल्क डील में यहाँ पे जाके देखोगे ना, ब्लॉक डील में, तो देखो अच्छी अच्छी फंड हाउसेज ने वहां पे पार्टिसिपेट किया था, विच इज अ गुड थिंग। मतलब कंपनी में दम तो है, सेक्टर में भी दम है, आप ये बात इनके भी उससे समझ सकते हो।
फर्दर आप देखो तो मैनेजमेंट अपना स्टेक कांस्टेंट रखी हुई है पिछले 3-4 क्वार्टर में, मैनेजमेंट नहीं बेच रही है, मैनेजमेंट इज कॉन्फिडेंट ऑन कंपनी। एफआई अपना स्टेक बढ़ा रही है, हमें देखना पड़ेगा जब दिसंबर का शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगा तो क्या होता है। तो अगर आप पब्लिक में भी देखोगे तो बहुत ही कम शेयर होल्डिंग है, वो भी एक पॉजिटिव साइन है। दैट इज आज के टाइम पे मेजॉरिटी होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। एफआईआई, डीआईएस एंड प्रोमोटर्स मिलके आपको स्ट्रॉन्ग हैंड बनाता है, क्योंकि वो लोग जल्दी खरीद बिक्री नहीं करते हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। देखिए, मुझे लगता है कि कंपनी में मोर और लेस कुछ टाइम में रिवाइवल आ सकता है, लेकिन कब आएगा वो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो मैं अपने इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करूंगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। थैंक यू, बाय।